बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ। अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, 9 अप्रैल 2022 को जो सिलसिला शुरू किया गया था, जो इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई थी, जिस तरह बानमती के कुंबे को बरसर इक़्तिदार लाया गया था और जिससे जो टारगेट्स अचीव करने के लिए सारा कुछ किया गया था वो तो नहीं हुए। अवाम ने पहली दफ़ा इमरान खान के हक़ में निकल कर ये साबित कर दिया कि वही एक सच्चा और पाकिस्तान का हमदर्द हुक्मरान था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में होगा भी। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार जो चूँ चूँ का मुरब्बा बनाकर जो इकट्ठा करके जिस हुकूमत को तश्कील दिया गया था, बिलाखिर उस हुकूमत ने 9-10 महीनों के अंदर इस मैशत का बुरी तरीके से बैठा दिया है। और अब वो लोग जिनकी गलती की वजह से, जो कि देखा जाए तो 75 साल से गलतियाँ करते आ रहे हैं और इस मुल्क को अगर इस नैज पे आज पहुँचाया है किसी ने तो उन्हीं लोगों ने पहुँचाया। उन लोगों को भी अब इस बात का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान को बुरी तरह इस इम्पोर्टेड सरकार ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज टेलीनार जो कि बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी अरसे से, तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है इसको तकरीबन कुछ 17-18 साल तो हो गए हैं, 2005-6 में ये शायद आई थी, उसने अपना बिज़नेस यहाँ से बंद करके वापस जाने का फ़ैसला कर लिया है। तो आप इस बात से जो है वो नतीजा अखज़ करें, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की मैशत का कितना बुरा हाल है। सुजुकी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अपनी बंद कर चुकी है। इसी तरह जो टोयोटा कंपनी है उसने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। मोबिलिंक अपने 10,000 टावर्स यहाँ से सेल करके जाने का इरादा रखता है। तो आप ख़ुद सोच लें कि पाकिस्तान को किस बुरे तरीके से 8-9 महीनों के अंदर पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी एक चीज़ सामने आई है। कुछ ज़राए के मुताबिक नून लीग ने आर्मी चीफ साहब को ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर मैशत के हवाले से बड़े फ़ैसले आपने हमारे से जो है वो लेने हैं या बड़े फ़ैसले हमारे से करवाने हैं आपने, ताकि IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो सके, मुल्क दिवालिया होने से बच सके, तो उसके लिए हमारी शर्त ये है कि आपने इमरान खान को नायल करवाना है, इमरान खान को सियासत से आउट करना है, उसके बाद हम ये बड़े फ़ैसले लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो महंगाई की सूरत हाल कुछ और थी। आज से तकरीबन ये जो मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, तकरीबन इससे 50% लेस थी महंगाई। ये इम्पोर्टेड सरकार आई और आज वो सारी की सारी चीज़ें डबल हो चुकी हैं आलमोस्ट। लेकिन अगर ये मज़ीद IMF की जो शराइत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करके अगर प्रोग्राम को बहाल करवाते हैं या मज़ीद $3 अरब लेने की तरफ जाते हैं, तो ये जो मौजूदा हमारी महंगाई की जो सूरत हाल है इसमें आलमोस्ट 100% मज़ीद इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ अगर आज 100 रुपये की मिल रही है, तो अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता है और $3 अरब पाकिस्तान को मज़ीद मिलते हैं तो वो 200 रुपये तक जाएगी। ये चूँकि एक बहुत बड़ा फ़ैसला होना है और इसके बाद ऑब्वियसली वोट बैंक पे बहुत मज़ीद इनका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने शर्त ये रखी है कुछ अपने इनके जो पेड साफ़ी हैं या जो इनके लाइक माइंडेड साफ़ी हैं उनके थ्रू एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर आपने हमारे से मुश्किल फ़ैसले करवाने हैं तो हमारी शर्त ये है कि इमरान खान को आपने सियासत से आउट करना है। ये तो कौन आउट होगा, कैसे आउट होगा, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि एक प्लान अल्लाह ताला की तरफ से बनता है और एक प्लान इंसान बनाता है। ऑब्वियसली प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो ये जो मर्ज़ी करते रहे, ये इमरान खान को सियासत से आउट नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये इस तरह का एक पैगाम उन्होंने पहुँचाया है आर्मी चीफ साहब को कि इमरान खान को आप सियासत से अलग करें, इमरान खान को सियासत से आउट करवाएं, तो फिर हम मुश्किल फ़ैसले जो है वो लेने की पोजीशन में होंगे और मुश्किल फ़ैसले हम लेंगे, फिर पाकिस्तान को हम दिवालिया नहीं होने देंगे। लेकिन अगर इमरान खान को आप सियासत से आउट नहीं करते तो फिर हमें इससे कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, बेशक हो जाए, हम मुश्किल फ़ैसले नहीं लेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे भाई दोस्त जो हैं इनको अभी भी सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी ये सोच कर बैठे हुए हैं कि शायद जो PMLN है अगर ये इक़्तिदार में दोबारा आ जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह जिसके चांस नहीं है, तो ये पाकिस्तान को कोई एशियन टाइगर बना देंगे। उनकी खाम ख्याली है और मेरे ख्याल में उनको अपने दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, तस्नीम हैदर जिसने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर और मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे बरतानिया में, उनके मज़ीद कुछ इंकशाफात सामने आए हैं और उनके मुताबिक मरीम नवाज़ साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को हो सकता है कि बरतानिया जो है वो छोड़ने ना दिया जाए या उनको पाबंदी उनके ऊपर लगा दी जाए, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए कि जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ
उसके हवाले से जो उन्होंने सबूत दिए हैं, तस्नीम हैदर ने जो सबूत दिए हैं बरतानवी पुलिस को, उनके मुताबिक बरतानवी पुलिस उनसे तफ्तीश करने जा रही है और क्रिसमस जैसे ही इसकी छुट्टियां ख़त्म होंगी उसके बाद नवाज शरीफ साहब को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उसके बाद फिर वो बरतानिया नहीं छोड़ सकेंगे। और कुछ ज़राए के मुताबिक इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको पार्टी की भागदौड़ जो है वो दे दी गई है ताकि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाएँ, एक बहाने के तौर पर पाकिस्तान आ जाएं कि हम यहाँ पे जो है जी मरियम नवाज साहिबा के बगैर पार्टी नहीं चल सकती और वो फ़ौरन इसी वजह से आई हैं। वजह पीछे ये है कि शायद उनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए और फिर बरतानिया से निकलने पर उनकी पाबंदी लगा दी जाए, कुछ ज़राए की तरफ से ये दावा है। अच्छा, फिर जी इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर देखें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जिस ताकत ने, ये जिन लोगों ने ये सारा मैनिपुलेट किया, सारे खेल को जो है वो रचाया और जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने करवाया 8-9 महीनों के दौरान, वो बाज अभी भी नहीं आ रहे। अभी फिर उसी तरह का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, अपने इस गलत फैसले को जस्टिफाई स्टिल किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी में बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान की उसको शामिल किया जा रहा है। इमरान खान का रास्ता बलूचिस्तान में कुछ लिमिटेशंस उसको लिमिटेड करने के लिए, जो लोगों का एक प्यार है, जो मोहब्बत है इमरान खान के साथ, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करने के लिए, उसमें थोड़ी सी कमी लाने के लिए अब बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में जम किया जा रहा है। इसी तरह आप सिंध के अंदर देख लें, कराची में खासकर MQM को, उसके सारे धड़ों को एक दफ़ा फिर इकट्ठा किया जा रहा है और वजह सिर्फ एक ही है कि इमरान खान का रास्ता किसी न किसी तरह रोकना है। अवाम को जो है वो हमने तकसीम करना है कि जो PTI की एक्सपेक्टेड सीट्स हैं आने वाले इलेक्शन में, जिस बड़ी तादाद में PTI सीटें लेगी ये सबको पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये सारे धड़ों को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, ये बाकी सारे लोगों को भी पता है। क्योंकि अमेरिका ऑब्वियसली जो खेल असल पाकिस्तान के अंदर जो खेल हो रहा है इसके अंदर जो बड़ा एक प्लेयर है वो अमेरिका है। ये सारा कुछ अमेरिका के कहने पर हुआ, अमेरिका फैसिलिटेटर था। हुसैन हक्कानी अमेरिका के अंदर था, हुसैन हक्कानी को किस तरह हायर किया गया और उसने क्या क्या किरदार अदा किया किसी से ढका छुपा नहीं है। सो अमेरिका की भी ये अब इंटरेस्ट में है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह हमने पाकिस्तानी सियासत से आउट करना है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि एकदम से अमेरिका जो है उसकी तरफ से भी बयानात आना शुरू हो गए, अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए ताकि उलझाया जाए और फिर डॉलरों की बारिश की जाए कि पाकिस्तान के ऊपर को डॉलर्स दिया जाए, अफ़गानिस्तान या तालिबान के ख़िलाफ़ जंग कि उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान को डॉलर्स दिए जाएं, इंपोर्टेड सरकार को स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों के अंदर ये चीज़ फैलाई जाए कि देखें जी मौजूदा जो सरकार है, ये जो मौजूदा जो बानमती का कुंभा है, ये जो चूँ चूँ का मुरब्बा है, ये बेसिकली पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इस वक्त सिचुएशन है उसको निकालने की ज़िम्मेदार है और यही निकाल सकते हैं। इन्हीं के पास ये मैंडेट है, इन्हीं के पास ये क़ुव्वत है, ये कर सकते हैं। इमरान खान ये नहीं कर सकता। तो अमेरिका और तालिबान भी आपको इनके फैसिलिटेटर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें तेज़ी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जिन लोगों ने गलती की, जिन्होंने 9 अप्रैल को ये गलती की, जिन्होंने मुल्क का पट्टा बिठाया, वो अभी भी अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए मज़ीद गलतियाँ करने पर तुले हुए हैं और MQM को जो इकट्ठा किया जा रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, ये सारा का सारा उसी प्लान का जो 9 अप्रैल 2022 से पहले जब बना और 9 अप्रैल 2022 को इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अभी भी जो उसके जो रहे से ही कसर थी उसको अभी पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी आज कुछ खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ साहब शायद इमरान खान से उनकी मुलाकात होने के इम्कानात हैं और उन्होंने इस हवाले से आज दिन को मैं सुन रहा था, कुछ साफ़ी हज़रात इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो आर्मी चीफ़ है इमरान खान से उनकी शायद मुलाकात होने जा रही है और आर्मी चीफ़ ने इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी इजाज़त तलब की है। ऑब्वियसली एज़ आर्मी चीफ़ और एज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को आगाह करना या उनसे इजाज़त तलब करना उनकी ज़िम्मेदारी और ली जानी भी चाहिए। ज़ाहिर है ये एक ज़िम्मेदारी जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उससे ये किया जाना चाहिए, कंसल्ट इस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से शायद मुलाकात होने जा रही है और मैं ये इसमें मेरी अपनी राय ये होगी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल टू दी पॉइंट, अगर खैर ये अभी क्या सराहियाँ हैं इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मुलाकात होगी, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो खान साहब को बिल्कुल टू दी पॉइंट रहना चाहिए और एक हद तक उनका जो एक बतौर अदारा जो उनका किरदार है
उस हद तक तो मुलाकात होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर एज आ फैसिलिटेटर आप उनको अगर लेकर आ रहे हैं तो ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। एक जंग जो आपने शुरू की है इसको आपने पाया तकमील तक पहुँचाना है। उसकी वजह यह है कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हर बंदा, हर इदारा अपनी एक डोमेन के अंदर रहकर काम नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर ये सारे के सारे अपनी डोमेन पर रहकर काम करते, सियासतदान अपनी डोमेन में होते, हमारे इदारे जो अपनी डोमेन में होते, तो बांग्लादेश आज हमारे साथ होता। बांग्लादेश इस वक्त हमारे से ज़्यादा उसकी अर्निंग है, हमारे से ज़्यादा उसका GDP है, हमारे से ज़्यादा उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, हमारे से ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो बांग्लादेश को उस वक्त ना इलादा किया जाता। ये सारे के सारे इनकी जो चालाकियाँ थी, इनकी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जो 75 सालों से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो लागू किए रखी, उसका नतीजा आज ये है कि हमारा मुल्क भी दुलख्त हुआ। मुल्क जो रह गया पीछे वो एक बांग्लादेश बन गया, दूसरे को कंगलादेश आपने बना दिया। तो खुदारा इस मुल्क के ऊपर आप थोड़ा सा रहम करें और इसको सियासतदानों को चलाने दें। सियासतदानों को ये हक़ दें कि आवाम के वोट से वो सामने आए, आवाम के वोट की कुव्वत से वो इस मुल्क को रन करें, इस मुल्क को चलाएँ और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुल्क फिर तरक्की कर लेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसके हवाले से जो JIT की रिपोर्ट है या जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं उसमें ये चीज़ तो साबित हो गई है कि हमला करने वाले 3 अफराद थे, एक बंदा नहीं था। और ये भी मेलाफाइडी था कि जो जिस बंदे ने हमला किया या जिसको हमला करने के चंद ही मिनटों के बाद, जब बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ही उसका इतराफ़ी बयान सामने आ गया। किसने बयान रिकॉर्ड करवाया इतनी उजरत में, क्यों एकदम मीडिया को दिया? सवालात खड़े हो गए, बहुत हद तक इस पे सवालात हैं और आने वाले चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी। इमरान खान को के ऊपर हमला करवाने के लिए देखें, एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप मतलब इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आप एक पूरा एक उसके लिए ग्राउंड बनाते हैं। तो ग्राउंड कैसे बनाई गई? इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। उन्हें कहा गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने तौहीन मज़हब की है। नऊज़ बिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से बेहतर इस वक्त अगर कोई बंदा है जो इस्लाम की बात करता है, जो मज़हब की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करता है, इमरान खान से बेहतर इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। तो इमरान खान को जानबूझकर ये कहा गया, उनको साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने नऊज़ बिल्लाह तौहीन मज़हब की है। और फिर जब ये ग्राउंड बना दिया गया तो उसकी आड़ में इमरान खान के ऊपर हमला करवाया गया ताकि कल हम इसको मजहबी जनूनियत का नाम देकर तो इस मामले से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें और ये कुछ चीज़ें जो है वो शामिल अब शामिल तफ्तीश कुछ लोगों को किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सामने आई भी हैं। आज PTI के जो कुछ लोग हैं उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ख़ुसूसन फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कुछ तफसीलात भी दी हैं। तो आने वाले दिनों में ये कन्फर्म होगा। लेकिन एक बात तय है, एक बात कन्फर्म है 100% कि इमरान खान के ऊपर हमला जो है वो एक शख्स ने नहीं किया, 3 अशखास ने किया, प्लांटिल लोगों ने किया। 2 की तलाश अभी जारी है, एक जो है शामिल तफ्तीश ऑलरेडी है, JIT अपना काम कर रही है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये चीज़ें सामने आकर रहेंगी कि कौन जो है कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था, किसने ये सारा कुछ किया, ये जो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर आज़म स्वाति साहब की चूँकि ज़मानत हो गई है, लेकिन आज़म स्वाति साहब जो है वो बिल्कुल भी किसी आप ये कह सकते हैं कि एक मुफाहमत के मूड में नज़र नहीं आ रहे। उनकी टोन जो है वो सेम वही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्या उन्हें फिर गिरफ़्तार किया जाता है या फिर उनको अंदर कर दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज़म स्वाति साहब वाकई एक दिलेर इंसान है और खुलकर वो बयानबाजी उसी तरह ही कर रहे हैं। देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल हमें क्लियर करनी चाहिए, बिल्कुल एक जहन में रखनी चाहिए कि बीइंग अदारा फ़ौज तो हमारे माथे का झूमर था, है और रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। क्योंकि हर मुश्किल वक्त में जब भी कोई भी आफत आती है इस मुल्क के ऊपर, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं ज़लज़ला आ जाता है, किसी भी किस्म की कोई आफत अगर आ जाती है तो हमें सबसे पहला जो हमारी एक रिएक्शन होता है, ये हमारे दिल के अंदर एक सोच होती है, या हम
मतलब जो ये चाह रहे होते हैं कि यार हमारे साथ कोई आगे खड़ा हो जाए, तो वो फ़ौज ही होती है। वो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराना और चंद अशख़ास की गलतियों को फ़ौज की गलतियाँ कहना, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है और बहुत बड़ा मतलब ज़्यादती होगी। ऐसी बात तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है, इसमें जितनी भी हमारी इख्तलाफात हों, किसी के भी हों, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके जो इस वक्त हालात बनने जा रहे हैं, ख़ित्ते के अंदर जो हालात बनेंगे आगे, इंडिया जिस तरह आपके हवाले से सोच रहा है, अफ़गानिस्तान की तरफ से आपके ऊपर जो इस वक्त इंसर्जेंसी हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहरहाल पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत जो है, पाकिस्तान की हिफाजत की जो ज़मानत है, हमारी पाक अफवाज ही है और हमें उन पर फ़ख्र है। किसी एक शख्स के या चंद अशख़ास के किरदार, ज़ाती किरदार की वजह से हम अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को, उन जवानों को जो दिन रात हमारे लिए सरहदों पे लड़ते हैं, हमारे लिए सरहदों पे अपनी जान जोखों में डालकर इस कौम की हिफाजत करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, वो हमारे माथे का झूमर है और हम उन्हें किसी भी तरह जो है वो उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल भी डीमोरलाइज़ करने का ना किसी को सोचना चाहिए और ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई सोचेगा। अच्छा, दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, इसके हवाले से अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि तकरीबन मार्च के अंदर जाकर जो हमारी निगरान हुकूमतें हैं वो बन जाएंगी और फिर जाके तकरीबन आगे मार्च के बाद कुछ जुलाई में जाके तकरीबन इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा जी, पंजाब के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था, जो एतमाद का वोट लेना है चीफ मिनिस्टर ने, उस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस की जो उनकी शोर मेला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं और हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फ़िल वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक उन्हें कुछ हद तक कुछ कामयाबी है कि 3 MPs जो हैं वो इस वक्त PTI के हाथ में नहीं आ रहे, जिनमें 2 तो मोमना वहीद साहिबा हैं, जिनके हवाले से ये कंफर्म था कि PTI उनको टिकट नहीं देगी, तो शायद वो टिकट उन्हें पता चल चुका है कि टिकट नहीं देंगी। इस वजह से उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत पैसे शैसे लेके तो अपनी कम से कम जो आगे की ज़िंदगी है उसको तो बेहतर कर लिया जाए। दूसरे हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर साहब दोस्त मज़ारी साहब, वो भी इस वक्त PTI के हाथ में नहीं आ रहे। और एक बंदा जो है वो ऑलरेडी, उसको जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उसको तुर्की में सेटल करवा दिया गया था। ये 3 लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कांटेक्ट में नहीं आ रहे कुछ ज़राए के मुताबिक, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सूरत हाल बन सकती है। लेकिन क्या होता है इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने 11 जनवरी से पहले हर हाल में जो एतमाद का वोट लेने का टास्क अपने MPs को दे दिया, अपनी क़यादत को दे दिया। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आखिर में नाज़रीन इकराम एक चीज़ आपके सामने मैं रखता चलूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि ज़रूरी मसाइल हैं इस मुल्क के, उनको डिस्कस करना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है और हमें जो है वो जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने लाना चाहिए अपने मसाइल को। तो आज का जो मेरा एक मसला जो मैंने पिक किया है वो है कि जो हमारी कश्मीर हाईवे है, जो लोग ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद में, उन्हें पता है कि कश्मीर हाईवे जो वैसे कश्मीर हाईवे तो अब सरीना चौक बहुत, मतलब कश्मीर हाईवे तो है ही कश्मीर हाईवे, ज़ाहिर अब सारा ही कश्मीर हाईवे ही है, मरी से नीचे है तो सारा कश्मीर हाईवे कहलाता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है सरीना से लेकर, सरीना चौक से लेकर ये आगे फिर तरनोल तक, या जब आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, चूँकि शहर के बीचों बीच ये सारा एरिया है, ये सारा जो फासला है, तो इसमें ख़ासकर फिर इस सरीना से लेकर पेशावर मोड़ तक फिर भी एक्सेप्टेबल है, कुछ ना कुछ मतलब वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हैं। वहाँ पे जो बाइक वाले हज़रात हैं वो उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन पेशावर मोड़ जो इंटरचेंज है वहाँ से लेकर मोटरवे चौक तक, जहाँ पे अब तरनोल जाके मोटरवे पे चढ़ते हैं, वहाँ तक जो पहले सिग्नल्स हुआ करते थे उनकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों के लिए फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो पोजीशन थी कि वो यू टर्न ले सकते थे, वो इशारे से मुड़ सकते थे। लेकिन जब से इस सड़क को, कश्मीर हाईवे को, जो कि अब श्रीनगर हाईवे है,
उसको जब से सिग्नल फ्री किया गया है तो ये बेसिकली मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मौत का फंदा आप इसको कह सकते हैं। इतनी स्पीड होती है गाड़ियों की, चूँकि मैं खुद अब मोटरसाइकिल चलाता हूँ, उस एरिया में जाता रहता हूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि आपकी टांगें काम जाती हैं, यकीन जाने कि बंदा दिल दहल जाता है आपका, इतनी स्पीड होती है गाड़ियों की। तो मेरी एक सजेशन है, और हम सबको भी चाहिए कि हम सारे जितने भी कोई व्लॉगर्स हैं या जो भी हैं, जो मतलब रोड यूज़र हैं बेसिकली, उन्हें अपनी आवाज़ ज़िम्मेदारान तक पहुंचानी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे सिग्नल्स थे या जहाँ जहाँ पे कोई दूसरे सेक्टर्स में, चूँकि सारे मेन सेक्टर्स जो हैं, G9 हो गया, फिर G10 है, G11 है, ये सारे राइट साइड पे आते हैं। और उस साइड पे जाने के लिए जिस बंदे ने पेशावर मोड़ से जाना है टूवर्ड्स आपका तरनोल, तो फिर आपको उन सेक्टर्स में जाने के लिए स्पेशली G9 में, फिर G10 में इंटर होना है, अगर आपने G11 में आपने जाना है तो फिर आपके लिए फ्लाईओवर होने चाहिए जिनके ऊपर मोटरसाइकिल की क्रॉसिंग के लिए जैसे बने हुए भी हैं। G13 के पास बना हुआ है, वहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो H13 और G13 के दरमियान जो है बना हुआ है, मोटरसाइकिल वहाँ से क्रॉस हो सकती है। और इसी तरह अगर हम इसे G11 वाला जो इशारा है, फिर G10 वाला इशारा है, फिर उससे पहले G9 वाला इशारा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में ये मामला हमें उठाना चाहिए, हर बंदे को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हमारी जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। और आजकल चूँकि बाइकिया वाले बहुत ज़्यादा जो है एक सर्विस है और बड़ी फैसिलिटी भी है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उनको इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि कम से कम 3-4 जगहों पे मोटरसाइकिल के लिए फ्लाईओवर होना चाहिए जिसके ऊपर से मोटरसाइकिल जो है आसानी से क्रॉस कर सके। ये आज का मसला था, ये मैंने पिक किया था, तो इसको आपके सामने रखना ज़रूरी था। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इसको शेयर भी कीजिएगा और अपनी अपनी ज़ुबान में, अपनी फेसबुक पोस्ट में, अपनी ट्विटर पोस्ट में, अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्टें बनाकर लगाएं इस हवाले से, ताकि CDA को या जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।